हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया फ्रांस के साथ एफकैस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है, तब से डिबेट बढ़ गई है कि क्या इंडिया को ऐसे प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने वाला है और इसके चांसेस भी कम है कि नो हाउ और नो वाई जो है ये फ्रांस हमारे साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का शेयर करे, क्योंकि जर्मनी का एक एग्जाम्पल है। उससे पहले सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया को 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल हो जाएगा, क्योंकि हम 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में खुद अभी 10 से 12 साल और लेने वाले हैं। तो ये तो अच्छी बात होगी कि अभी से हम 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के बारे में सोच रहे हैं और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है क्या। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से डिज़ाइन वाइज ये नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ये स्टेल्थ है। तो डिज़ाइन से ही इस जनरेशन के प्लेटफॉर्म लो ऑब्जर्वेबल हैं, इंटरनली वेपन कैरी करते हैं, इंजन में भी आईआर को सप्रेस किया गया है, तो करंट रडार से दिखते कम है। 6th जनरेशन में एडिशनली हमने क्या ऐड कर दिया है। अगर आप एडवांस एवियोनिक्स की बात करेंगे तो ये तो 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म में भी आपको आज दिख जाते हैं। सेंसर फ्यूजन भी आज आपको 4.5 जन प्लेटफॉर्म में दिखाई देगा। तो ये कैपेबिलिटीज़ किसी जनरेशन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर आप एडवांस नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स स्वीट को बना रहे हैं तो ये आपके 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में भी जा सकते हैं। आमका को इसलिए 5.5 जन प्लेटफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज उसके साथ आएंगी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करेगा, मैन अनमैन टीमिंग को इंक्लूड करेगा और नेक्स्ट जनरेशन वेपनरी को इंक्लूड करेगा। तो 6th जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप स्पेसिफिकली बड़े चेंज की बात करेंगे तो एक ही आता है, और वो यहाँ पर वेरिएबल साइकिल जेट इंजन है, जो कि अपने बाईपास रेशियो को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ किए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है और रिवॉल्यूशनरी है। पर सवाल ये है कि एफिशिएंसी और पावर के बीच में जो चॉइस है ये आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। यूएस को लॉन्ग डिस्टेंस लड़ाइयाँ लड़नी है और उनके लिए एफिशिएंसी मैटर करती है। सिमिलर केस चाइना का भी है, लेकिन फिर भी उनके 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म अभी 4th जनरेशन इंजन्स के साथ फ्लाई कर रहे हैं। 5th जनरेशन इंजन अभी भी वो डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप इंडिया के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और एम्बिशंस को देखेंगे तो वो यूएस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए जितनी बड़ी फ्लीट यूएस द्वारा बॉम्बर्स की ऑपरेट करी जाती है, हम नहीं करते हैं, हमारे पास बॉम्बर्स हैं ही नहीं। तो क्या एक वेरिएबल साइकिल इंजन वाले प्लेटफॉर्म के लिए हम 6th जनरेशन प्रोग्राम को परस्यू करें, जहाँ पर हम इतना ज़्यादा पैसा डालें और उसके बाद कुछ स्पेसिफिकली हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ एडवांस मिल नहीं रहा है। वेरिएबल साइकिल इंजन डेफिनेटली हमें डेवलप करना चाहिए, उसकी फ्यूचर में डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, पर एक इंजन के लिए आप पूरे प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करके उसमें अच्छा खासा फंड करें और सालों तक जो रिस्क है उसको शेयर करें फ्रांस के साथ, ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। तो पहले 6th जनरेशन क्या है ये हमें समझना है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाएगी पहले ये समझना है, और उस टेक्नोलॉजी का हमारा क्या यूज़ है ये समझना है। खाली इंजन ही अगर आपको वेरिएबल साइकिल चाहिए तो ये आप डेवलप करके AMCA में भी लगा सकते हैं। हाँ, ये बात हम ज़रूर मानेंगे कि स्टेल्थीनेस यहाँ पर पड़ा है, डिज़ाइन रिफाइनमेंट यहाँ पर हुआ है, टेललेस डिज़ाइन अब यहाँ पर आ रहा है, तो एरोडायनामिक एफिशिएंसी भी बड़ी है। बट अगेन वहाँ पर कितना बड़ा गेन आपको मिल रहा है, आपके लिए वो कहाँ फिट हो रहा है, ये सवाल है। तो जो बड़ा चेंज यहाँ पर दिख रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैन अनमैन्ड टीमिंग है। लेकिन उसके लिए मदरशिप के तौर पर या फिर कंट्रोल सेंटर के तौर पर 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म सेंटर में हो, क्या ये नेसेसरी है? ऐसा नहीं है। ये कोई 4.5 जन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है और 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। तो जो घातक यूकैव हम डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद कैट्स वॉरियर पर हम काम कर रहे हैं, फिर दूसरे हाई स्पीड CCS का डेवलपमेंट हो गया, वो एक्चुअल में ज़्यादा ज़रूरी है। रोबस्ट नेटवर्किंग कैपेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है, रोबस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को परस्यू कर रही हैं, जिसमें आपका GCAP और FCAS इंक्लूडेड है, उसमें इन कंट्रीज़ के खुद के कोई 5th जनरेशन प्रोग्राम नहीं रहे हैं, या तो ये ज़्यादातर F-35 ऑपरेटर्स हैं जिन पर इनका बहुत लिमिटेड कंट्रोल है। वहीं पर फ्रांस की बात करें तो उनके पास कोई 5th जनरेशन फाइटर है ही नहीं, ना ही कोई 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है। तो वो जो प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं वो डायरेक्टली 6th जनरेशन कैपेबिलिटी के साथ आ रहा है, जो कि करंट 5th जनरेशन पर थोड़े बहुत एनहांसमेंट के साथ, कोई जनरेशनल लीप इन डिज़ाइन नहीं है जिस हिसाब से उसको नेक्स्ट जनरेशन कह दिया जाए।
इसलिए जीकैप प्रोग्राम में वेरिएबल साइकिल इंजन को परस्यू भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। वहाँ पर जो फोकस है वो लो ऑब्जर्वेबिलिटी और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर पर है। तो जो की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो कि ट्रू सेंस में नेक्स्ट जनरेशन है, ये एवियोनिक्स स्वीट को लेकर है और उससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर लेवल पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियल टाइम इम्प्लीमेंट करना, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट लेना, मैन अनमैन टीमिंग को इफेक्टिवली डिप्लॉय करना। यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज एक टर्म यूज़ करती हैं इफेक्टर्स। वो किसी प्लेटफॉर्म को डेवलप नहीं कर रहे हैं, वो इफेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं जो कि क्रूज मिसाइल भी हो सकते हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो कॉम्बैट में उनको एज दिलाने का काम करें। तो इन इफेक्टर्स पर काम करना ज़रूरी है जो कि दूसरे इफेक्टर्स के साथ आता है, खाली फाइटर प्लेटफॉर्म पर सेंटर्ड नहीं है। तो ये एक्चुअल में फ्यूचर है। तो कहा जाता है कि 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स जो हैं ऑप्शनली मैन्ड होंगे। तो हमें उस डायरेक्शन में क्यों जाना है? हम डायरेक्टली अनमैन्ड सिस्टम पर काम करें जो कि रोबस्ट नेटवर्क से तो ऑपरेट हो ही पाए, साथ में उनके पास खुद डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी हो। तो ये जो 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म का टॉपिक है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो क्योंकि अमेरिका अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है तो वो इनको जनरेशन में डिवाइड कर देते हैं। तो जो अमेरिका ने बना के स्टैंडर्ड सेट कर दिया उसी को एज अ स्टैंडर्ड मानकर दूसरे प्लेटफॉर्म का आकलन होता है। यही चीज़ जब हम SU-57 को डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने डिस्कस करी थी कि वहाँ पर SU-57 को ट्रू 5th जन प्लेटफॉर्म नहीं बोला जाता है क्योंकि स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे है। पर वो प्लेटफॉर्म बना किस लिए है, रशिया उसे कैसे डिप्लॉय करने वाला है, इन सब फैक्टर्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो रशिया की खुद की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने उसके हिसाब से वो प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। अब वो अमेरिकन रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप प्लेटफॉर्म के मानक पर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, उसके हिसाब से आप उसकी जनरेशन डिफाइन करेंगे, ये एक फ्लॉड लॉजिक है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है। हमें क्यों दूसरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपेबिलिटी डेवलप करनी है? हमें अपने एनिमी को समझते हुए उसके अगेंस्ट में हमारी जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट को देखते हुए, हमारी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को देखते हुए स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए। अब फ्रांस अपने लिए कुछ बना रहा है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अब उनकी रिक्वायरमेंट को हम अपनी रिक्वायरमेंट में फिट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारा फ़ायदा नहीं है। इवन इसमें अगर आप फ्रांस का ही एग्जाम्पल ले लें तो वो खुद अपने रिक्वायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए यूरोफाइटर का प्रोग्राम वो छोड़ गए थे और इसलिए जर्मनी को FCAS प्रोग्राम को छोड़ना पड़ा है। तो फिर हम क्यों दूसरे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप हुए प्लेटफॉर्म में अपने रिक्वायरमेंट को पूरा होता हुआ देखते हैं? तो हमें ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ कि हम 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को ज्वाइन करें किसी भी कंट्री के, हमें टेक्नोलॉजी को लेकर कोलैबोरेशन करना चाहिए जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेशंस में इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल किया जाए उस पर काम होना चाहिए। मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के लिए रोबस्ट नेटवर्किंग कैपेबिलिटी कैसे डेवलप करी जाए उस पर काम होना चाहिए। साथ में जो अडेप्टिव साइकिल इंजन है उस पर अलग से काम होना चाहिए। तो हमारे पास लिमिटेड बजट है और उस बजट को बहुत केयरफुली हमें यूज़ करना चाहिए। होपफुली इस वीडियो से आप रिलेट कर पाए हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।